हेलो गाइस, कैसे आप सभी। माय नेम है हिमांशु मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चैनल सीबीएसई क्लास में पढ़ने वाले, क्लास 12th के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियो बनाता है। तो उसी के क्रम में आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टर्स हैं जिनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे के सारे करा दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाएं और प्लेलिस्ट से जाके उन सारे क्वेश्चंस का भी आप लोग नोट्स बनाएं ताकि आपके एग्जाम्स में नंबर केमिस्ट्री में अच्छे आ सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया, ताकि उन क्वेश्चन को एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए सॉल्व करा सकें। लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए ज़रा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 5 को। चलिए हम ज़रा देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 5। चलिए ज़रा हम लोग अपने बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में क्या चीज़ें जानते हैं, उसके बारे में हमको बताना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो चलिए ज़रा हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल जो पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनेगा, देखो जरा, अगर हम एक एमीन का स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे कुछ होता है, CH और इधर ये होता है हम लोग का NH2 और इधर ये होता है R। ये एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है। दूसरा एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल ले लें तो NH2CHR और इधर ये COOH। ये दूसरा एमिनो एसिड हमने ले लिया। एक और हम एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, NH2CHR COOH। मान लीजिए एक और हमने एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल ले लिया, NH2CHR COOH। तो ये जो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं जिस सीक्वेंस में आपस में जुड़ते चले जाते हैं उसी को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो होगा क्या होगा इसमें, ये COO का ये OH और NH2 का एक H H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा। फिर ये वाला जो एमिनो एसिड इसका भी COOH का OH और NH2 का एक H H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते ये COOH का OH और NH2 का एक H H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा। बाकी सारी यूनिट एज इट इज जुड़ती चली जाएंगी। तो क्या होगा यहाँ NH2CHR और ये देखिए H2O बाहर निकल गया तो क्या बचा यहाँ CO और क्या बचा, ये NH बचा। तो CO NH CHR फिर यहाँ भी CO NH फिर यहाँ CHR फिर यहाँ क्या CO NH CHR COOH। देखो जरा, तो यहाँ जो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे से ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हुए, पेप्टाइड चेन CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ भी देखो CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ भी देखो CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं जिस सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, जिस सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। हम लोग कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है।
तो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल जिस सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं CONH बॉन्ड बनाते हुए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग मिटा के और भी चीजों को जान सकें। देखिए जरा, इसमें कुछ जरूरी बातें हैं, वो भी जाननी जरूरी है। एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड जनरेट अ न्यू प्रोटीन। देखिए जरा, अगर इसके सीक्वेंस को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो एक नया प्रोटीन हमको मिल जाएगा, नए तरीके का प्रोटीन मिल जाएगा। तो एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड जनरेट्स अ न्यू प्रोटीन। कोई भी चेंज अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में किया जाएगा, उसके सीक्वेंस में, जोड़ने के सीक्वेंस में कुछ भी अंतर किया जाएगा, तो हमको नया टाइप का प्रोटीन मिल जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट से। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो चुका था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमको देखना था। तो देखिए जरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म between the CO group and NH group of the same polypeptide chain are different polypeptide chain, the structure of protein become change and this new structure of protein molecule is known as secondary structure of protein। देखिएगा जरा ध्यान से, कह रहा है कि पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, बस एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले गए, लेकिन जब कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए CONH ग्रुप से, CO ग्रुप और NH ग्रुप के बीच में, या तो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में, या फिर दो डिफरेंट एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। क्या कह रहा है कि जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, मान लीजिए हम लोग की कौन सी चेन है, ये हम लोग की है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये है हम लोग की पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये वाला भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो कह रहा है कि जब CO ग्रुप और NH, कह रहा है कि जब CO और NH ग्रुप के बीच, CO और NH ग्रुप के बीच में क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बन जाए, या फिर डिफरेंट, ये CO NH है, इधर से ये हम लोग का NH CO NHCO, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। कह रहा है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है,
सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर या फिर दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का होता है वो चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन CO ग्रुप एंड NH ग्रुप ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, या फिर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दोनों एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाएगा और इस नए चेंज हुए स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नाम से हम लोग जानेंगे, क्या मानेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये हम लोग का प्राइमरी देख लिया और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में होता है इसको अल्फा फॉर्म बोला जाता है, ये इसका अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है ये इसका, और ये इसका कौन सा है, बीटा सीटेड फॉर्म या बीटा फॉर्म इसको बोलते हैं, बीटा कन्फर्मेशन या फिर बीटा फॉर्म, और ये अल्फा फॉर्म है इसका। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बनेगा तो अल्फा फॉर्म या फिर अल्फा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, इसको बीटा सीटेड बोलते हैं या फिर बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो फटाफट से इतने का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, ये इसका आंसर है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है क्वेश्चन हम लोगों से कि राइट द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA ऑफ द टू बेसेस थायमीन एंड यूरेसिल विच वन इज प्रेजेंट इन DNA। या तो पूछ सकता है आप, ये तो पूछा है क्वेश्चन की स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है DNA और RNA में, और पूछा है कि दो बेसेस थायमीन और यूरेसिल हैं, उनमें से कौन DNA में पाया जाता है और कौन RNA में पाया जाता है। या फिर कभी कभी ऐसे ही पूछता है कि डिफरेंस पूछ देता है RNA और DNA में, साथ ही साथ आपसे कहता है कि जो DNA है उसमें कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं और RNA में कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं। तो चलिए जरा हम लोग डिफरेंस देखते हैं DNA और RNA में। हम लोग को डिफरेंस देखना है DNA और RNA में। आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं, नोट्स में आप लोग पूरा लिखिएगा। तो हम लोग देखिए जरा DNA। तो DNA का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था पिछले वाले में, कि DNA को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA को बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो DNA होती है हम लोग की वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके पास, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके पास। और जो RNA होता है हम लोग के पास, उसके पास सिंगल स्ट्रैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके पास। आप पूरा लिखिएगा, हम बस शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं आपको। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को रखता है, RNA जो होता है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर को रखता है। तीसरा डिफरेंस अगर हम बात करें, ये जो DNA होता है वो हम लोग का हेरिडेटरी मटेरियल होता है। क्या होता है, और RNA क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो DNA होता है उसके पास एडिनिन, पूरा आप लिखिएगा, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन बेस पाया जाता है। जबकि RNA में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन की जगह यूरेसिल बेस पाया जाता है। क्या बेस पाया जाता है, यूरेसिल बेस पाया जाता है।
अगर हम लोग शुगर की बात करें कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो इसमें जो शुगर पाया जाता है वो डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबोज शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है। 1 2 3 4 डिफरेंसेस हुए हैं। 1 2 3 4 5 डिफरेंस हो गए। तो इन 5 डिफरेंस को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक देख लीजिए, थायमीन और यूरेसिल में से कौन डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो थायमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा हम लोग एक क्वेश्चन को जरा डील करें। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अभी जस्ट हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बढ़ाया तो आपको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर दोनों बताया था। जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो दिया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसका जो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका आंसर क्या होगा, व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, तो क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हाट टाइप ऑफ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा बॉन्डिंग, यहां से कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया 2010, 19, 16, 15, हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी मिले ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। या तो डिफरेंशिएट करने के लिए पूछता है, नहीं तो इसका एग्जांपल पूछता है कि कौन ग्लोबुलर प्रोटीन और कौन फाइब्रस प्रोटीन है। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर मतलब क्या, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो जब when the polypeptide chains run parallel and held together by hydrogen bond and disulfide bond the fiber like structure is formed and which is known as fibrous protein। जब पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन करते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करते हैं, पैरेलल रन करते हैं एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हुए, तो जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जब पैरेलल रन करते हैं और क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, उसी को हम लोग फाइब्रस प्रोटीन करते हैं। और जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, एक दूसरे के साथ क्वाइल होके क्या दे दे, स्फेरिकल शेप दे दे, क्वाइल होते होते स्फेरिकल दे दे। जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल हो जाए और वो स्फेरिकल शेप दे देता है तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन किया हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हुए और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिया तो उसको फाइब्रस प्रोटीन, और जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल हो गया और वो स्फेरिकल शेप दे दिया तो उसको ग्लोबुलर प्रोटीन। साथ ही साथ देखो ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल होता है भाई वाटर के अंदर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। एग्जाम्पल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जाम्पल हैं वो कीरेटिन है। कीरेटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कीरेटिन जो हेयर में पाया जाता है, उल में पाया जाता है और सिल्क के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखने होंगे। कीरेटिन जो हेयर में पाया जाता है, उल में पाया जाता है और सिल्क के अंदर पाया जाता है। दूसरा मायोसिन, मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स के अंदर, जो बॉडी की मसल्स बनती हैं उसके अंदर क्या होता है, ये फाइब्रस प्रोटीन। तो मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। और इसके ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल इंसुलिन और एल्ब्यूमिन है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन से, इंसुलिन और
एल्ब्यूमिन। आपको इतनी सी चीजें आपको पता नहीं। जब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिला प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने की वजह से, फाइब्रस प्रोटीन। स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिला पॉलीपेप्टाइड चेन के कॉइल होने की वजह से, तो ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल इसका कीरेटिन और मायोसिन। कीरेटिन हेयर, ऊल और सिल्क में पाया जाता है, मायोसिन मसल्स में पाए जाते हैं। ये इंसुलिन है और ये एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन एग के अंदर पाया जाता है। इंसुलिन की जो सुई लगाती है आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, वो वाली होती है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए जरा हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। तो देखो जरा, शुगर जो होता है, अगर शुगर है, जो राइबोज शुगर है या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो अगर इस शुगर के स्ट्रक्चर के कार्बन नंबर 1 पे देखो, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बता रहे हैं। तो जो शुगर होती है पेंटोज शुगर, अगर उस शुगर के कार्बन नंबर 1 से OH को अगर हम हटा दें, OH को हटा दें और इसकी जगह पे हम क्या चीज लेते हैं, OH को हटा दें और इस OH को हटा के इसकी जगह पे क्या लेते हैं, बेस को लगा देंगे। OH को हटा दें और बेस को जोड़ देंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। शुगर अगर है, यहाँ OH रहता, इस बेस को अगर हटा के यहाँ OH लिख देते तो शुगर हो जाता। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर शुगर के कार्बन नंबर 1 पे बेस आके जुड़ गया, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा वो। अगर शुगर के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 से OH को हटा के इसके जगह पे बेस, यहाँ होना क्या चाहिए, ये OH होता तो ये शुगर कहलाता। लेकिन इसी कार्बन नंबर 1 पे OH को हटा के इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया बेस। तो इसकी जगह पे जब बेस आ गया तो इसी के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और अगर देखो इस शुगर वाले स्ट्रक्चर पे देखो, इस न्यूक्लियोसाइड का जो स्ट्रक्चर है, इस न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 5 का, ये जो कार्बन नंबर 5 है उसके OH को हटा दिया गया। कार्बन नंबर 5 के OH को हटा के इसकी जगह क्या जोड़ दिया गया, फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया गया। इसको जगह क्या जोड़ दिया, फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया गया। तो ये न्यूक्लियोसाइड से क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। न्यूक्लियोसाइड शुगर के कार्बन नंबर 1 से OH, शुगर के कार्बन नंबर 1 से OH को हटा के इसकी जगह पे बेस जोड़ दिए तो न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 से OH को हटा के इसकी जगह पे फास्फोरिक एसिड जोड़ दिए तो न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर बना देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए जरा अगला क्वेश्चन पूछा है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कंप्लीमेंट्री, एक्सप्लेन। जो 2 स्ट्रैंड होते हैं DNA के, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसा क्यों, इसी को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो लिखा है द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट कंप्लीमेंट्री, एक्सप्लेन। तो देखो जरा, जो द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं DNA के, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं DNA के वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बट कंप्लीमेंट्री, लेकिन वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस। कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस के साथ बनेगा। कि अगर एडेनिन को अगर बॉन्ड बनाना है तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमीन के साथ। और अगर साइटोसिन को बॉन्ड बनाना है तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो गुआनिन के साथ। तो एडेनिन थाइमीन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसीलिए द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कंप्लीमेंट्री। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये अगर हम इसमें OH लगा दें तो ये हो गया शुगर। अगर शुगर के कार्बन नंबर 1 से OH को हटा के इसकी जगह पे अगर हम जोड़ देते हैं बेस तो बन जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 से OH को हटा के इसकी जगह जोड़ देते हैं फास्फोरिक एसिड तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड।
और जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसका रीजन क्या है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फटाफट इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा कन्फर्मेशन और बीटा कन्फर्मेशन को देखा था। फिर हम लोगों ने डीएनए और आरएनए के डिफरेंस को देखा था। फिर फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के डिफरेंस को देखा था। और फिर हम लोगों ने ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस को पढ़ा और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहिए। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, जो क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही साथ लाइक का बटन दबाते रहिए। जितने नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।